स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। रहीम अपने पिताजी के साथ अपने गांव के कब्रिस्तान जा रहा था अपने दादाजी को श्रद्धांजलि भेंट करने। किस्सा है ये पाकिस्तान के लाहौर के गांव का। अब जब वो जाता है उस कब्रिस्तान में अपने पिताजी के साथ, वो एक बड़ी अजीब चीज देखता है। वो क्या देखता है कि उस कब्रिस्तान की सारी ही कब्रें पक्की थी। एक भी कब्र ऐसी नहीं थी जो पक्की नहीं थी, कच्ची थी। मतलब कि सब पर प्लस्तर हुआ था, किसी पर मार्बल लगा हुआ था। अब ये देखकर रहीम तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर जो कब्रें होती हैं कब्रिस्तान में, वो भी ख़ास तौर पे गांव की कब्रें, वो कच्ची होती हैं। बहुत कोई रेयर कब्र होती है या फिर किसी ऐसे शख्सियत की कब्र जो कुछ खास रखती हो अपने जो इलाके में, या फिर कोई बहुत अमीर। लेकिन आमतौर पर कब्रिस्तान पर हर तो अफोर्ड कर नहीं सकता पक्की कब्रों को, लेकिन इस कब्रिस्तान में सारी ही कब्रें पक्की थी। रहीम हालांकि अब 15 साल के आसपास का है और उसको थोड़ा बहुत तो समझ है कि क्या होता है जादू वगैरह की। कुछ ऐसे किस्से भी सामने आते हैं कि जहाँ पर मुर्दों को निकाल लिया जाता है, लेकिन ऐसा हो तो फिर सभी जगह ये प्रथा हो, सभी जगह ये रूल हो, सिर्फ और सिर्फ इनके गांव में ऐसा क्यों था। अब ये सवाल जो है वो रहीम के मन में था और वो अपने पिताजी से पूछना चाहता था। अब कब्रिस्तान में वो अपने दादाजी की कब्र को श्रद्धांजलि भेंट करने गए, तो वहाँ पर तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस चीज़ के बारे में पूछा जाए। इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि जब हम घर जाएंगे और जब सभी रिलैक्स होंगे तो फिर मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा और इसका राज आखिर क्या है। लेकिन इसका जो राज था वो बेहद ही खौफनाक था। अब रात होती है, रहीम अपने पिताजी के साथ बैठा होता है और बात करता है कि अब्बा जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कब्रिस्तान में। अब्बा जी उसको देख देख के उसके मन मंद मुस्करा रहे थे और शायद उनको पता था कि ये मुझसे कौन सा सवाल करने वाला है। ठीक वही सवाल रहीम उनसे करता है कि अब्बा जी, मैंने नोटिस किया है कि आमतौर पे हम जब कब्रें देखते हैं तो वो ज़्यादातर तो कच्ची होती हैं, लेकिन इस गाँव के, हमारे जो गाँव है, इसमें कब्रिस्तान में बड़ी ही एक अजीब चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रहीम जो है वो पहली बार कब्रिस्तान आया। इससे पहले जब वो कब्रिस्तान आया था तो वो छोटा सा बच्चा था। उसके बाद फिर वो शहर चला गया अपने पिताजी के साथ। बाद में तो वो कभी गांव में आए नहीं। आज वो काफ़ी समय बाद अपने गांव में, अपने घर जहां पर उनका बड़ा भाई रहता है इनके पिता का, वहां पर आए थे कुछ दिन वैसे ही घूमने के लिए। तो इसलिए फिर रहीम के लिए नई बात थी। खैर, अब रहीम पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी, इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ क्या है। तो पिताजी कहते हैं कि कुछ ऐसे वजहें होती हैं जिसकी वजह से चाहते ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। अब तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि मैं सोच रहा था कि तुम जरूर मुझसे पूछोगे इस बारे में कि ये आखिर कब्रें सारी पक्की क्यों हैं। अब रहीम कहता है कि पिताजी, फिर मुझे बताइए इसका कारण क्या कुछ जैसा कि हम सुनते रहते हैं आमतौर पर कब्रों को काले जादू के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ की लाशों को, तो ऐसा कुछ था। रहीम के पिताजी कहते हैं कि शायद कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब ये वारदातें सब कुछ शुरू हुई तो मुझे भी कुछ ज़्यादा इसके बारे में इतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे अब इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में काफ़ी कुछ ढूंढने को मिलता है, और फिर मुझे पता लगा कि जो ये कारण था कब्रों को पक्का करने का, उसके पीछे कौन थी। रहीम जब ये सुनता है कि कौन थी, मतलब कोई औरत थी जिसकी वजह से कब्रें ऐसे करते थे पक्की, तो रहीम के पिताजी कहते हैं कि अब उसे औरत कहें, हम तो उसको काफ़ी देर तक चुड़ैल ही समझते रहे। लेकिन बाद में पता लगा जब हमने सर्च की कि सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडिया, पहले हम इंडिया के तो हिस्सा थे, वहाँ पर इसको डाकनी कहते हैं। अब ये डाकनी शमशानों में, कब्रिस्तानों में आमतौर पर कुछ ना कुछ ऐसा खुराफात करती रहती है जिससे लोग परेशान रहते हैं। जानलेवा भी ये साबित हो जाती है, और जिसके पीछे एक बार ये पड़ जाए तो उसका पीछा छोड़ती नहीं। रहीम कहता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ था जब आप इस गांव में थे। तो रहीम के पिताजी कहते हैं कि आप समझो कि जब हम आपकी उम्र के थे तो तभी कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिसकी वजह से बाद में एक एक कब्र को पक्का किया गया। और आज भी चाहे ऐसा कुछ इस गांव में है नहीं, लेकिन डर वैसे का वैसा ही कायम है। आज भी जब वहाँ पर कोई मरता है हमारे गांव में, तो तब भी
वो कब्र को पक्की करते ही करते हैं, जैसे मर्जी करें। ये सिर्फ उस इंसान जहाँ पर कि जिसके घर में मौत हुई उसकी नहीं, बल्कि सारे के सारे गांव की जिम्मेवारी है। वो डाकनी आज है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसका डर आज भी वहां पे कायम है। अब रहीम इस किस्से को सुनने के लिए आतुर था कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो फिर उसके पिताजी, उसके अब्बा शुरू करते हैं उस किस्से को, जब वो भी तकरीबन रहीम की उम्र के आसपास के थे। रहीम, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी उम्र भी तब 15 साल के आसपास की थी और इनको नया नया स्मोकिंग का शौक लगा था। अब गांव में इस तरीके से खुलेआम और घर पे भी तो स्मोकिंग हो नहीं सकती थी। तो इनके दोस्त ने एक दिन कहा कि यार ऐसा करते हैं, रात के समय में कब्रिस्तान की तरफ तो कोई जाता नहीं है, तो क्यों ना हम कब्रिस्तान की तरफ जाके बाहर बाउंड्री के वहाँ पर हम स्मोकिंग किया करेंगे, थोड़ा दिन हम घूमा करेंगे, थोड़ा टाइम, तो फिर वापस आ जाया करेंगे। तो रहीम कहते हैं कि भाई हम अपने घर में क्या जवाब देंगे यार, उनको कह देंगे कि जॉगिंग के लिए जाना है। रहीम कहता है कि भाई ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब वो जाना शुरू कर देते हैं उस कब्रिस्तान के आसपास वो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन एक दिन क्या देखते हैं, इनके गांव में एक बाबा था जो मशहूर था हल्के फुल्के तंत्र मंत्र करने के लिए, लेकिन आज तक उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तो वो भी गांव का एक हिस्सा था। कई लोग उससे कुछ अपना उपाय वगैरह कराते रहते थे, और वो जब उसको वहाँ पे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और ये देख के कहते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो वो बाबा कहता है कि बस कुछ नहीं, मैं कोई ज़रूरी काम की वजह से आया था। अब उन्हें देखकर रहीम को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि था तो उसका तंत्र वगैरह का काम ही, काले जादू का काम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। और जब ये रहीम को लगता है कि उनका जवाब जो है संतुष्ट करने वाला नहीं है, तो रहीम का दोस्त कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत है। रहीम कहता है कि भाई देख, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग का कुछ पता नहीं क्या करते। अब उसका दोस्त भी कहता है कि भाई बात तो तेरी ठीक है। कुछ दिन ये वैसे ही जाते रहते हैं स्मोकिंग करने, और गाहे बगाहे इनको वो बाबा नजर आ जाता है। लेकिन एक दिन गांव में काफी ज्यादा कोतूहल मचा हुआ था। उसका कारण था कि जो कब्रिस्तान में से कब्रें हैं वो खुर्द-बुर्द हुई थी। काफी कब्रें, एक नहीं काफी कब्रें। अब जब ये बात चल रही थी, गांव का सरपंच और बाकी लोग ये विचार विमर्श कर रहे थे। अब हालांकि रहीम ने अपने दोस्त को ये स्ट्रिक्टली कहा था कि उस बाबा के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन उसका दोस्त शायद नंबर बनाने के लिए कहता है कि हम बस जॉगिंग के लिए रात को कई बार जाते हैं, तो हमने उस बाबा को गाहे बगाहे वहां पे देखा है। बस अब ये सुनने की देर थी तो सबकी निगाहें उस बाबा की तरफ थी। वो बाबा जो अपने घर में था, सभी उसके पास जाते हैं और यूं कहें कि थोड़ा बहुत लड़ाई वाला माहौल हो जाता है। बाबा उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं वहां पे जाता हूं, लेकिन किसी और काम से। क्या उसकी बात कोई मानने वाला था? कैसे मानता? अब एक तांत्रिक अगर वो कुछ ऐसी जगह पे जाए जहां पर उसको कोई वहां पर मतलब हो मुर्दे से, उसकी हड्डियों से, और उसके बाद भी वो कहे कि वहां पर वो कुछ नहीं कर रहा, तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? क्या आप इसकी बात मानते? कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बाबा सबको कहता रहा कि देखो बात ऐसी है, मेरी बात मानो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो अब सब लोग कहते हैं कि हाँ कब्रों में ही ढूंढ रहे हो, लेकिन बाबा कहता है कि मैं कब्रों को नहीं मिटा रहा, कब्रों को मैं खुर्द-बुर्द नहीं कर रहा, वो कोई और है जो कब्रों को खुर्द-बुर्द कर रही है। अब जब ये बात सुनते हैं सारे तो कहते हैं कि सबूत बाबा के पास था नहीं, लेकिन इस बात का भी तो सबूत कोई था नहीं कि ये सब कुछ वो बाबा कर रहा है। अब इससे पहले की जो बात है वो ज़्यादा गर्म होती, और कुछ लोगों का मानना ये था कि ये काला जादू करता और ऐसा ना हो कि कहीं हमारे साथ ही कुछ कर दे। तो सबने पंचायत में मिलजुल के फैसला लिया है कि उस बाबा को उस गांव से जाना पड़ेगा। अब वो बाबा कहता है कि देखो भाई तुम कर रहे हो सब गलती, क्योंकि ये काम मैं अभी भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा, तो मुझे गांव से निकाल दो, मैं कहीं और ठिकाना बना लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो अब तुम्हारे साथ होगा उसके बाद तुम मुझसे किसी तरीके की मदद की दरकार मत करना। अब गांव वाले उस समय काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान जो था वो परेशान थे, मतलब वो कब्रों से ऐसे उनके परिजनों को निकाला जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, तो सभी उसको धिक्कारते हैं कि बस तू यहाँ से निकल। अब वो बाबा वहाँ से निकल जाता है और गांव में एक ऐसी मनहूसियत छोड़ जाता है, या कह सकते हैं कि उसके जाने का ही वो मनहूसियत इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जब बाबा जाता है कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है।
अब ये भी वहाँ से जॉगिंग करना छोड़ चुके थे, या फिर कहें कि स्मोकिंग करना छोड़ चुके थे। उसका कारण ये है कि उसको ख़ास तौर पर रहीम को तो डर था कि भाई मेरे दोस्त ने तो मुंह खोल दिया अपने नंबर बनाने के लिए, अगर रात के समय में हमें वो बाबा मिल गया और हमारी कोई चीज़ वगैरह बाल कुछ हमारा उसने किसी तरीके से ले लिया तो पता नहीं हमारा क्या कर देगा। इसी डर से रहीम इनके जानी अब्बा की और उस दोस्त की थोड़ी सी दोस्ती भी फीकी पड़ गई और इन्होंने जाना छोड़ दिया। लेकिन अब बुरी खबरें जो थी वो इन सब का इंतज़ार कर रही थी, या यूँ कहें कि वो गांव में दस्तक दे चुकी थी। 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, तो सबको लगने लगा कि हाँ ये वो बाबा ही था जिसकी वजह से ये कब्रें खुर्द बुर्द की जा रही हैं। लेकिन एक सुबह गांव में फिर कोतूहल था, कब्रों को फिर से खुर्द बुर्द किया जा चुका था। अब बाबा तो था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबका शक ये था कि वो बाबा रात के समय में आता होगा और कब्रों को खुर्द बुर्द करता होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन हुआ कि हर रोज रात को 2 जाने पहरा दिया करेंगे कब्रिस्तान के बाहर। वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर नहीं जाया करेंगे, और अगर उनको किसी तरीके की कोई भी हलचल दिखाई या सुनाई पड़ेगी तो उनके पास हथियार तो होंगे ही, यानी कि तलवार या कृपान टाइप, तो वो अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रात के समय में अकेला कब्रिस्तान में अगर कोई आएगा तो वो किसी नेक काम के लिए तो आएगा नहीं, यकीनी तौर पर उसका मकसद कुछ डरावना ही होगा। अब कृपाने तलवारों से किसी इंसान पर तो हमला किया जा सकता है, क्या डाकनी पर हमला किया जा सकता है? ये इनकी गलतफहमी थी। इनको तो लगता था कि वो बाबा ही है जो ये सब काम कर रहा है। अब 2-4 दिन ठीक बीतते हैं, लेकिन एक रात को 2 बजे के आसपास ये सभी जब सो रहे थे गांव में, अचानक से गांव में शोर शराबा शुरू होता है। उसका कारण था कि उस रात जो 2 लड़कों की वहां पर ड्यूटी लगी थी, उसमें से एक लड़का काफी घायल अवस्था में गांव में पहुंचता है। जैसे तैसे करके उसका दोस्त यानी जो उसके साथ था उसको लेकर आता है। उसकी पीठ पर तो मानो किसी घातक जानवर ने वार किया हो। सारी की सारी उसकी पीठ नाखूनों से भरी हुई थी, और उसका जो दोस्त था वो भी काफी डरा हुआ था। जो जख्मी था वो तो कुछ कहने की हालत में था नहीं, और जो उसको लेकर आया था उसकी आंखों में खौफ ऐसे था मानो जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक चीज को देखा हो। अब इस समय तो कोई बताने की हालत में था नहीं, और जो उसके घाव थे वो भी स्पष्ट तौर पर ये कह रहे थे कि ये किसी इंसान का काम तो है नहीं। शायद उनको आज इस राज का पता लग जाएगा कि इस कब्रिस्तान में मुर्दों का शिकार कौन करता है। अब सुबह होती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, और जब सारा उसका इलाज किया जाता है तो उसको तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन जो उस रात को हुआ उसको बताने के लिए दूसरा दोस्त तो था। अब वो बताता है वो खौफनाक किस्सा जो रात को उसके साथ हुआ। वो कह रहा था कि हम दोनों एज यूजुअल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। हल्की फुल्की कब्रिस्तान में आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमें तो मालूम है कि कई बार हवा चलने की वजह से पत्ते गिरते हैं, कुछ कई बार जानवर होते हैं जिनके चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। इसके लिए हम यूज्ड टू हैं, हमें किसी तरीके का कोई डर नहीं होता। लेकिन चलते चलते अचानक मेरे जो साथी था उसकी नज़र जाती है कब्र पर। वो कब्र को काफ़ी ध्यान से देखे जा रहा था। उसका कारण था कि जो कब्र थी उस कब्र पर उसको परछाई नज़र आ रही थी, कुछ हिलता जा रहा है, जैसे कि कुछ हिलता जा रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई ये तेरा वहम होगा, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा ना ही सिर्फ हमें परछाई नज़र आ रही थी बल्कि 2 चमचमाते हुए बल्बों जैसी चीज़ नज़र आ रही थी। अब ऐसी क्या चीज़ होगी जो चमचमा रही होगी, वो भी लाइट्स जैसे। मैं तो ये चीज़ देखकर डर गया और मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हमें ठीक नहीं लग रही। लेकिन मेरा दोस्त चाहता था कि पता लगे ये चीज़ क्या है। उसको लगा कि शायद कोई रूप बदल कर आया है। दूर से हमें वो परछाई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वो किसी तरीके का काले रंग का काफ़ी बड़ा सा कपड़ा है, जिसकी वजह से जब वो हिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि परछाई हिलती है। और वो चमकदार चीज़ें, कुछ छोटा मोटा बल्ब होगा यार। अभी जिस ज़माने की ये बात हो रही है तब एलईडी लाइट्स वगैरह ऐसा चलन नहीं था, लेकिन छोटे छोटे बल्ब तो आमतौर पर मिलते ही थे। अब ये कह के वो लड़का दीवार फांदता है और कब्रिस्तान की तरफ चलता है, उस कब्र की तरफ जहाँ से उसको वो आवाज़ें आ रही थी या जहाँ से उसको परछाई नज़र आ रही थी। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था मैं तो बस उसको देखे जा रहा था। मेरा कलेजा तो मुंह में आ जा रहा था
कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक से जब वो उसके पास जाता है तो वो ऊंची चीख मारता है। ये बात तो कन्फर्म थी कि जिस बात की वो गलतफहमी पालकर बैठा हुआ था कि हो ना हो कोई चोर है, वो है नहीं। क्योंकि जो भी था बस ये औंधे मुंह भागता है। इसको देखकर मैं भी भागना शुरू करता हूँ। बड़ी जल्दी वो दीवार फांदता है, लेकिन दीवार फांदने से पहले उस पर वार होता है पीछे से। ये वही वार था जिसका घाव इतना ज्यादा था कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बुखार से उसका बुरा हाल था। कुछ समय तो उसकी हिम्मत रही, कुछ समय तो वो मेरे साथ भागता रहा, लेकिन गांव के पास आते आते वो निढाल होकर गिर गया। और जब मैंने देखा कि पीछे कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं उसको जैसे तैसे करके गांव में लेकर आया। ये था उस खौफनाक रात का किस्सा। अब जब सबने ये किस्सा सुना तो सबके अंदर एक डर बैठ गया और सबको ये लगा कि हो ना हो ये उस बाबा का ही काम है। उसने ही गुस्से में आकर कोई ऐसी शह लगा दी है जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी लोग इतना डरे नहीं थे क्योंकि सीमित तो ये सब कुछ था बस उस कब्रिस्तान के आसपास। अभी इनका जो गांव था वो सेफ ही था। अब ये बात पुलिस को बताई जाती है। अब इस काम में पुलिस भी क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी रात को, ताकि जो कब्र है वो इस तरीके से कोई ना खुर्द-बुर्द कर सके। अब कुछ दिन बीतते हैं तो एक सुबह पता लगता है कि एक सिपाही काफ़ी बुरी तरीके से डरा हुआ है, जैसे उसने पता नहीं क्या खौफनाक चीज़ देख ली। अब जब उस सिपाही से पूछा जाता है, उसके साथी से भी पूछा जाता है, तो उसका साथी कहता है कि भाई मैं तो बाथरूम करने के लिए बाहर गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो ये उस पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिरा हुआ था। लेकिन एक सबसे अजीब चीज़, बेहोश होने के बावजूद भी उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि कोई मुर्दा पड़ा हो, उसकी आंखें खुली हो, सांसें इसकी चल रही थी। मैं तो बिल्कुल डर चुका था। मैं तो उसको घसीट के कब्रिस्तान के बाहर लेकर आया, पानी के छींटे मारे, लेकिन वो उठा ही नहीं। फिर कुछ समय तो मैं बस इंतजार करता रहा, लेकिन अचानक से इसकी जब होश आई तो ये कहता है कि जल्दी से भाग यहाँ से। फिर ये बताता है कि ये चलते चलते पेड़ की तरफ जा रहा था, तो अचानक से उसको लगा कि ऊपर कोई सफ़ेद से रंग की चीज़, कपड़े जैसी चीज़ हिल रही है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो बस वो चीज़ उसको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं क्या हुआ। उसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसके बाद वो यहाँ पर ड्यूटी देने तो आया नहीं, इस चीज़ का सवाल ही नहीं। अब धीरे धीरे ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही थी और इस चीज़ का किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। अब जो गांव था वो भी 2 फाड़ हो चुका था। कुछ लोग उस गांव के कहते थे कि यार हो ना हो ये जो उस बाबा का ही किया धरा और हमें उसको ढूंढकर उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, 2 डंडे पड़ेंगे तो सब कुछ उगल देगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि ये उस बाबा ने नहीं किया, ये हो ना हो कुछ ऐसी आफत है जो हमारे गांव में हो चुकी है, और अगर वो बाबा होता तो शायद कुछ हो जाता और हमें उस बाबा की बात कुछ सुनना चाहिए था। लेकिन अब जो इस गांव में होने वाला था, इस गांव में जो मौत का मातम होने वाला था, उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब हर रोज रात को कोई ना कोई घर में जानवर तो मरा ही पाया जाता था। कभी किसी घर में पक्षी होते थे मरे हुए, कभी किसी घर में कुत्ता मरा हुआ पाया जाता, कभी किसी का जानवर मरा हुआ पाया जाता। अब तो जैसे उस गांव में मानो मौत का मातम छा गया और शाम होते होते उस गांव से तो कोई बाहर निकलता ही नहीं था। सबको ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसी शय है जो धीरे धीरे कब्रिस्तान से होकर इस गांव की तरफ भी आ रही है, और वो बिल्कुल ठीक थे। अब ऐसे ही रात के समय में अचानक से इनके घर से कुछ 5 घर आगे काफी चीखों पुकार की आवाज आती है। ये सभी भागे भागे जाते हैं और देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। उनका लड़का तो लगभग मर ही चुका था, उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो डॉक्टर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसको अस्पताल में लेके जाया जाए। उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है। उसके घर वाले कह रहे थे कि रात के समय में हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और ये लड़का बाहर गया कि कोई होगा, लेकिन उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये आया ही नहीं, और जब हम गए दरवाज़ा खुला हुआ था और ये बेहोश पड़ा था।
कुछ दिनों बाद उसको होश आता है और वो बताता है मंजर उस रात का। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो कहता है मेरे सामने एक चुड़ैल नुमा औरत खड़ी हुई थी। इतनी भयानक शक्ल थी कि बस मैं तो देखता ही रह गया और मेरी चीख तक नहीं निकल पाई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बकौल डॉक्टर्स, बकौल हॉस्पिटल, उसके शरीर से खून की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी थी और अगर सही समय पर उसको खून ना चढ़ाया जाता तो वो मर भी सकता था। अब तो रात के समय में कई बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती तो कोई भी खोलता ना, क्योंकि सबको ये होता कि हो ना हो वो चुड़ैल ही होगी जो ये दरवाज़ा खटखटा रही है। देखते ही देखते ये बात आसपास के गांव में भी फैलने लगी और रात के समय में तो इस गांव के आसपास भी कोई नहीं फटकता था। अब अभी तक मेरा तो इस सारे किस्से में किरदार यही था कि सबसे पहले हमने उस बाबा को वहां पे देखा था जब से ये सभी वारदातें शुरू हुई, लेकिन मेरे साथ भी कुछ हुआ। गर्मियों के दिन थे, हम तो छत पर ही सोते थे। अब एक बार क्या हुआ कि हमारा परिवार सारा शादी पर गया था और मैं गया नहीं, क्योंकि कुछ घर के भी काम थे, जानवरों को संभालना था और मेरा मन नहीं था जाने का। तो दादाजी और मैं छत पर सो रहे थे। कुछ समय बाद जो हमारे घर के पीछे एक दरख्त है, एक पेड़ है, वो अजीब से तरीके से हिल रहा था। हवा का तो नामो निशान ही नहीं था, उसके बावजूद उसके पत्ते हिल रहे थे जैसे कोई जानवर उस पर चढ़ा। अब मैं इस चीज़ से बिल्कुल भली भांति, या मुझे कह सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में चीज़ आई नहीं कि गाँव का माहौल चल क्या रहा है। मैं तो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरे दादाजी बिल्कुल आराम से सो रहे थे, उनको तो किसी तरीके की कोई आवाज़, किसी तरीके की कोई हलचल आ ही नहीं रही थी। वो मैं ही था जिसको ये अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो पेड़ की हलचल भी बढ़ती जा रही थी। जब मैं नज़दीक पहुंचा, जहां से वो पेड़ मुझे बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा था, या कहीं कि उसकी ऊपर की एक एक शाखा आसानी से दिखाई दे रही थी, मैं क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद से रंग की चीज़ एक डाल पर सिकुड़ कर बैठी हुई है। उसके लंबे से बाल हैं। मैं तो बस उसको देखता ही रह गया कि ये हो क्या सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह घुमा के मेरी तरफ करती है, उसकी चमकती हुई आंखें, उसके बड़े बड़े दांत, मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वो मेरी तरफ झपट्टा मारती है, बस तभी मेरी चीख निकलती है। जैसे ही मेरी चीख निकलती है तो मेरे दादाजी जल्दी से उठते हैं और वो देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने गायब हो जाती है। लेकिन उसके दांतों का निशान मेरी बाजू पर था, जो ये इस चीज़ की गवाही दे रहा था कि ना ही ये मेरा कोई वहम है, ना ही मुझे किसी तरीके का कोई हेलुसिनेशन हुआ। वो घाव खुद ब खुद तो किसी भी तरीके से दिया ही नहीं जा सकता था। अब जहाँ पर गांव के लोग रात को अपने घर से बाहर निकलना सही नहीं समझते थे, उन्होंने तो घर की छत पर सोना भी बंद कर दिया। एक तरह से सारे गांव में मनहूसियत फैल गई। जैसे ही सूर्य ढलता था वो गांव में तो जैसे सन्नाटा छा जाता था, जैसे कि कर्फ्यू लग जाता था। लेकिन इस चीज़ का कोई हल तो निकालना था। अब जो गांव 50-50% बंटा हुआ था, 50% जो लोग कह रहे थे कि उस बाबा का कसूर होगा और 50% लोग कह रहे थे कि नहीं, वो धीरे धीरे बाबा को बुलाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और फिर आखिर में सबने कहा कि उस बाबा को ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कि वही इस समस्या का हल निकाले। अब जैसे तैसे करके उसको ढूंढने की कायबात शुरू की जाती है और खुशकिस्मती से वो इनको मिल भी जाता है। लेकिन वो इतनी आसानी से मानने भी कैसे वाला था। उसको काफ़ी बेइज्जत करके तो घर से निकाला गया था, लेकिन अब जैसे भी है बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया, लालच दिया गया, सब कुछ कहा गया कि आपकी गांव में हम काफ़ी ज़्यादा इज्जत मान करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर वो बाबा बताता है कि मूर्खों, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि काफ़ी समय से मुझको ये महसूस हो रहा था कि इस गांव में कोई ना कोई चुड़ैल आई है, और उसी तलाश में मैं रात को कब्रिस्तान में जाता था कि वो कब्रों के साथ कुछ ना कुछ तो करेगी, वो मुर्दों को खाएगी, और अगर उसको मुर्दे नहीं मिलेंगे तो फिर वो जिंदा लोगों का शिकार भी करेगी, जैसा कि अब हो रहा है। शुरू वो जानवरों से करेगी, जहाँ से उसने शुरू किया, और धीरे धीरे अब वो इंसानों तक पहुँचती जा रही है। लेकिन तुमने तो मुझे ढूंढने का मौका तक नहीं दिया, या यूं कहें कि बात करने तक का मौका नहीं दिया। तो अब सब उसके पैरी, अब सब उसके चरणों में गिरते हैं। तो वो कहता है कि कुछ मुझे करना पड़ेगा, कुछ मुझे तरीके से इस चीज़ का हल ढूंढना पड़ेगा। अब वो 2-4 दिन गांव में रहता है। उसके गांव में रहने से ये फ़ायदा होता है कि गांव में जो वारदात थी वो होनी बंद होगी, लेकिन अभी भी
कब्रें वैसी की वैसी खुर्द-बुर्द हो रही थी। एक दिन वो बाबा कहता है कि वो रात को कब्रिस्तान में जाएगा और उसके बाद से कभी भी तुम्हें यह समस्या नहीं आएगी। गांव वाले तो खुश हो गए। वो रात शायद उस गांव में कोई सोया नहीं, क्योंकि सुबह सबको इंतजार था कि बाबा आएगा और वो कहेगा कि सब काम हो गया। लेकिन सुबह के 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, दोपहर होती है, शाम होती है, कोई भी नहीं आता। अब सभी गांव वाले सोचते हैं कि हम कब्रिस्तान में जाते हैं। और जब कब्रिस्तान में वो जाते हैं, वहां पर उसका आसन लगा हुआ था, कुछ लकड़ियां जल रही थी जिसका धुआं भी उठ रहा था, कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी, कुछ बड़े ही अजीब से भद्दे से कटे हुए बाल थे। लेकिन ना ही वहां पर कोई वो बाबा था और ना ही डाकनी, ना ही चुड़ैल। ना जाने उनको जमीन निगल गई या आसमां खा गया, इसका तो पता नहीं। लेकिन एक बात थी कि उसके बाद, जैसा कि उस बाबा ने कहा था, कि गांव में कोई वारदात हुई नहीं। गांव वाले हालांकि इतना डर चुके थे कि उन्होंने सभी कब्रों को पक्का करना शुरू कर दिया और उसके बाद कभी भी कोई नई कब्र बनती तो उसको भी पक्का किया जाता। और ये दहशत आज तक है। आज तक इस गांव में मरने वाले हर व्यक्ति की कब्र को पक्का किया जाता है। उसके बाद कभी ऐसी कोई वारदात तो हुई नहीं, ना ही कभी मैंने सुना, ना ही कभी हमने देखा। यहाँ तक कि जब मैं बड़ा हुआ, शादी हुई, शहर चल गया, इतने समय हम बाहर रहे हैं, कभी भी हमें इस वारदात का पता नहीं लगा। पता नहीं उस बाबा ने उसके साथ, चुड़ैल के साथ क्या किया, या फिर कह सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन सब कुछ थमसा गया। आज रहीम को इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि आखिर सिर्फ उनके ही गांव में हर कब्र पक्की क्यों है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका एक कारण है। कारण क्या है कि भाई यहाँ पर आपको हर रोज़ रात को 9 बजे एक नई स्टोरी सुनने को मिलती है और वीकली पॉडकास्ट भी। तो जल्दी से अपनी कार्यवाही पूरी कीजिए और हम करते हैं अपनी अगली कार्यवाही शुरू, और यानी कि शुरू करते हैं अगला किस्सा। बनवारी लाल आज काफ़ी समय बाद अपने मामा जी के घर जाते हैं, जो कि एक बिहार के सुदूर गांव में था। सुदूर गांव यानी कि जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो शहर से, काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। जब वो वहाँ पे जाते हैं काफ़ी सालों बाद, और उनको ये उम्मीद होती है कि उनको देखकर काफ़ी खुश होंगे उनके मामा, उनके बच्चे। बचपन में तो वो काफ़ी खेला करते थे। जब बड़े हुए तो फिर कभी मौका नसीब ही नहीं हुआ कि वो गाहे बगाहे आते जाते रहे, वो भी कभी बहुत कम ही आते थे। तो या यूँ माने कि काफ़ी सालों बाद वो एक दूसरे को मिल रहे थे। अब जब वो जाते हैं तो खुश तो होते हैं घर वाले मेहमान देखकर, लेकिन उनको खुशी के साथ एक परेशानी नज़र आ रही थी कि किसी न किसी बात को लेकर वो परेशान है। अब वो ठीक थे, धन धान्य था उनके पास, ऐसा उनको लग नहीं रहा था कि कोई किसी तरीके की धन को लेकर परेशानी होगी। तो फिर बातों ही बातों में वो पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ जी, क्या बात होगी, मुझे तुम परेशान लग रहे हो सब जाने। भाई तुम्हारे घर का ही आदमी हूँ, अगर बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो फिर मुझे लगेगा कि शायद मेरे आने की आप सबको खुशी नहीं हुई। अब उसके मामा जी और उनके बेटे सभी कहते हैं कि नहीं बहुत खुशी हुई हमें, लेकिन अब आपसे बात क्या करें भाई, अब जो बात हमारी समझ में भी नहीं आ रही तो हम आपको कैसे बताएं। तो बनवारी लाल जी कहते हैं कि अरे भाई बताओगे तो हल निकलेगा बात का, अपने आप में रखकर कभी बात का हल हुआ है। बात तो उनको ठीक लगती है, लेकिन अब वो परेशान थे अपने जानवरों से। जो इनके घर से कुछ ही दूर एक हवेली थी जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। जानवर इनके पास काफ़ी थे। तो कहते हैं कि भाई परेशानी किस बात की होगी जानवरों से। कहते हैं कि कुछ दिन हो रहे हैं, हमें बड़ी अजीब सी हरकतें लग रही हैं हवेली में। तो कहते हैं कि बताओ क्या हुआ। कहते हैं भाई एक तो हमने आदमी रखा है तो कोई आदमी टिकता नहीं। वो कहता है कि हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं हवेली में, और जो जानवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक आधा तो मर भी गया, और जो मरा है और जो कमज़ोर हो रहे हैं उनके शरीर पर अजीब से तरीके के घाव हैं और दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। उनके डॉक्टर को भी दिखाया वेटरनरी के, वो कह रहा है कि इनका खून कम होता जा रहा है। अब आमतौर पर जानवरों का खून तो जोक चूसती है, लेकिन ऐसा कोई जोक का निशान नहीं, अजीब से घाव मिलते हैं। और अब जो ये लोग हैं इनकी बातें कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
तो बनवारी लाल जी कहते हैं कि अरे भाई, तुम में से किसी ने रात रुक के देखा? अब जब ये सब सुनते हैं तो सभी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं। जब से हमने उन लोगों से बातें सुनी है कि कोई अजीब सी तरीके की भयानक सी चीज़ उन्हें नज़र आती हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तो फिर बनवारी लाल जी कहते हैं कि पता कैसे लगेगा? अरे यार, मिलके सारे जाने 1-2 रातें सो वहाँ पे, अरे कोई ना कोई होगा, कुछ तो कुछ पता लगेगा। लेकिन उन सब की आंखें जो खौफ से भरी हुई थी, ये बयां कर रही थी कि कोई भी वहां पर जाना नहीं चाहता। बनवारी लाल जी पहलवानी का काम करते थे। अब पहलवान जिस्म है और उनको तो होता है कि भाई कोई मिले तो हम उस पर अपनी पहलवानी दिखा सके। बनवारी लाल जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात है यार, इसका हल मैं निकालता हूँ। अरे कल रात को वहां पर मैं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन जानवर पर हमला कर रहा है। अब ये कहने की बात थी तो सभी कहते हैं नहीं नहीं भाई, हमने आपकी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालनी। लेकिन बनवारी लाल जी थे, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं तो भी रात को सोऊंगा। अरे कोई बात नहीं, कोई हथियार साथ में रख लेता हूँ। अब हथियार के नाम पर वो कुल्हाड़ी रख लेती है साथ में। अब जिस चीज से इनका पाला पड़ने वाला था, क्या वो कुल्हाड़ी के वार से मरने वाली थी, डरने वाली थी? ये तो किस्से में आगे पता लगेगा। कुछ ऐसी चीजें थी जो बनवारी लाल जी को स्पष्ट होने वाली थी। अब बनवारी लाल जी अगले दिन तयशुदा समय के अनुसार अपनी खटिया वहां पे बिछाते हैं और इंतजार करते हैं उस हलचल का। कुछ समय बाद उनको हलचल सुनाई पड़ती है। वो देखते हैं कि जहां पर जानवर बंधे थे और उसके पीछे जो एक लंबी सी दीवार थी, जहां पर किसी का खुद ब खुद बिना किसी सपोर्ट के, यानी कि बिना किसी सीढ़ी वगैरह के चढ़ना तो नामुमकिन था, लेकिन वो देखते हैं कि कोई उनको उस दीवार के दूसरी तरफ से हल्की हल्की ऊपर होके देख रहा है। और जो भी देख रहा था वो इंसान नहीं था, ये बात पक्की थी। उसका कारण है कि उसकी आंखें चमक रही थी और उसका जो सर है वो बड़ी अजीब से तरीके का था, जैसे हमारा एक शेप में होता है, लेकिन वो काफ़ी उबड़ खाबड़ था। कोई कपड़ा नहीं था उस पर जो ये चीज़ की जस्टिफिकेशन दे सके कि कोई कपड़ा होगा। एक बार तो बनवारी लाल जी भी डर जाते हैं। उनको भी महसूस होता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। शायद उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि जो चीज़ उनको देख रही थी वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई पिशाचनी थी जो इन जानवरों का खून पीती थी। अब वो चीज़ धीरे से इनकी तरफ ऊपर उठती है और इनकी तरफ देख के बड़ी अजीब सी तरीके से मुस्कुराना शुरू कर देती है। बनवारी लाल जी हल्का फुल्का डरते तो हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हैं, अपनी हथौड़ी पकड़ते हैं और दे मारते हैं उस चीज़ की तरफ। वो हथौड़ी उस चीज़ के बिल्कुल सर पे आके लगती है, एक बिल्कुल पक्का निशाना। बनवारी लाल जी तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही हथौड़ी लगती है वो चीज़ नीचे हो जाती है समेत हथौड़ी के। बनवारी लाल जी को लगता है कि जो भी था उसका काम तमाम। अभी वो थोड़े से कदम आगे बढ़ते हैं। जिस रफ्तार से वो कुल्हाड़ी उस तरफ जाती है, उससे दुगनी रफ्तार से बनवारी लाल जी के कान के बिल्कुल पास से निकलती है और पीछे की दीवार को जाके लगती है। और वो जो चीज़ थी वो फिर से हल्की सी ऊपर होती है, इनको देखती है और देखकर हंसने लग पड़ती है। बनवारी लाल जी की जान आज बाल बाल बची थी। जरा सी कुल्हाड़ी 1 इंच इधर उधर होती तो जो हाल बनवारी लाल जी उस चीज का करना चाहते थे वो उनका हो जाता। बनवारी लाल जी बस अब मुड़ते हैं गेट की तरफ, पीछे दोबारा नहीं देखते और भागते हैं। और भाग के कहते हैं कि जो आपके आदमी कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे। मुझे लगता है कि आपको जो जानवर है वहाँ से कहीं और कर देने चाहिए, वो जगह को बेच देना चाहिए, क्योंकि अब वो जगह मुझे लगता है आपकी रही नहीं। बनवारी लाल जी जितने दिन वहाँ पर रहे बुखार से तड़पते रहे और आखिर में उनको गाड़ी करके अपने घर पे लेके जाना पड़ा। जब तक वो वहाँ पे रहे वो ठीक ही नहीं हो सके। कई सालों बाद उनका अपने मामा जी के घर जाना हुआ था और आज कई साल हो चुके हैं, वो दोबारा से मुड़कर गए नहीं। हाँ, उनकी सलाह को मामा जी ने माना और दूसरी जगह पर जैसे तैसे करके जानवरों को शिफ्ट किया। आज वो जगह बिल्कुल खंडर बनी हुई है। आए दिन वहां पर कहा जाता है कि जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, कोई बिल्ली की हड्डी, कुत्ते की हड्डी, कोई छोटे बछड़े की हड्डी। ये नहीं पता कि उस जगह पर ये जानवरों को कौन लेकर आता है और वहां पर कौन खाता है, लेकिन बनवारी लाल जी भली भांति जानते हैं।
आई होप ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं चर्चा आज के क्रिटिकल कमेंट सजेशन की, और देखते हैं कि क्या कहना है हमारे व्यूअर्स का। आज का जो कमेंट है वो है राजवंश सिंह जी का। राजवंश सिंह जी कहते हैं कि भाई मुझे ये फीडबैक कम क्वेश्चनिंग ज़्यादा लगता है। लास्ट में जो लोग बोलते हैं आप कॉपी करते हो अक्षय की, लोगों को बोलने से आप मत सोचा करो क्या बोल रहे हैं। आप अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आपका जुनून है इस चैनल के प्रति, जो यूनिक और स्टाइलिश वे से कहानी सुनाते हैं। इसीलिए इसलिए लीस्ट एंड लास्ट, दूसरों के बोलने से खुद को डिमोटिवेट ना करें, ऐसे ही अपना काम जारी रखें। धन्यवाद। राजवंश सिंह जी, पहले तो आप ये बताइए कि भाई आप इतनी देर गायब थे कहाँ पे? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि 56th एपिसोड आपने लास्ट टाइम कमेंट किया था, और उसके बाद तो आप गायब ही हो गए। अब भाई लोगों के काम होते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि लोग बिजी होते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो कमेंट करता रहा है वो लगातार करता रहे। लेकिन राजवंश सिंह जी ट्रक ड्राइवर है बकौल इनके, तो फिर चिंता थोड़ी सी लगी रहती है कि अचानक से आपने कमेंट्स करने बंद कर दिए। तो खुशी हुई बहुत आपके कमबैक की, और अभी आपने धड़ाधड़ कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि आप कहीं बिजी होंगे, और ये बात बहुत अच्छी है कि बिजी थे। और चिंता थी कि भाई जब सड़क पर इंसान रहता है काफ़ी टाइम, लगभग दिन, सारा दिन ही, तो चिंता तो लगी रहती है। और अब हम बात करते हैं आपके फीडबैक की, जो या जो भी आपने कंसर्न शो किया। देखिए भाई, फीडबैक है, क्वेश्चनिंग है, मैं दोनों को वेलकम करता हूँ। उसका कारण ये है कि जो चीज़ मैंने खुद शुरू की है, मैंने ही तो शुरू किया है ना कि आप कीजिए बात। मुझे आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कोई कंसर्न है, तो फिर अभी जो व्यूअर हैं वो भेजेंगे, तो उनकी गलती नहीं है। और ये आगे मैं जारी रखूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, और इससे मुझे चीज़ों को ठीक करने में आसानी हो रही है। तो ये बात तो ठीक है। बाकी कॉपी करने वाली बात है भाई, मैं इन चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, क्योंकि नेगेटिव कमेंट से मैं डीमोटिवेट नहीं होता। अगर होना होता तो काफ़ी देर पहले का हो गया होता, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो 60% नेगेटिव कमेंट्स होते थे, 40% पॉजिटिव होते थे। अब 98% पॉजिटिव होते हैं, 1-2% नेगेटिव होते हैं। वो भी मुझे नेगेटिव कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कमेंट बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई गाली गलौज करता है तो भाई वो, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ करता है, बहुत बढ़िया। तो राजवंश जी, मत ऐसा सोचिए कि मैं डीमोटिवेट होता हूँ। डीमोटिवेट होना तो कब का हो गया ना था, 100 एपिसोड से ज़्यादा हो चुके हैं। अब आगे ही बढ़ना शायद मेरा मुकद्दर है, और आप सब लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो आप साथ रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही मेरी कहानियों को प्यार करते रहिए। और कहानियों की फ्रीक्वेंसी है, देखा, अब मैंने जैसे बात की थी ना, जब मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ तो दबा के होता है, जब कहानियाँ कहता हूँ तो दबा के आती हैं कहानियाँ। अब जब कहना बंद कर देता हूँ तो फिर कहानियाँ भी बंद हो जाती हैं। अब पिछले 5-6 एपिसोड से या ज़्यादा ही हो चुके हैं, मैंने कहा ही नहीं कि आप कहानियाँ भेजिए, तो एकदम से रफ्तार ख़त्म हो गई। अब यार नोक करना पड़ता है भाई, क्या कहूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो ये जो स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रही है ना, ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी, वो आप ज़रूर कीजिए इस पर। और अभी जैसे रिसेंट अभी चैनल में हमें व्हाट्सएप के बारे में भी कहा था, तो उसका रिस्पॉन्स देखते हैं और कितना अच्छा आता है। फिर व्हाट्सएप का भी एक हम चैनल या फिर ऐसा नंबर रख लेंगे जहाँ पर आप बड़ी आसानी से अपनी कहानियाँ भेज पाएंगे, है ना। तो मैं तो चाहूँगा कि जितना इजी वे हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा आज का एक ही रखते हैं, और अभी मैं बहुत जल्दी ना शुरू करूँगा, जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि वो उनका नाम मैं मेंशन करूँ, तो बस वो कमेंट में आप छोटा सा कर दिए कि जी हमारा नाम भी मेंशन करो, हमारा नाम मेंशन करो। और ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मैंने कर दिया और उसके बाद आप फिर कमेंट करना ही छोड़ दोगे। मुझे भाई नुकसान नहीं कराना आपने, आपके रेगुलर कमेंट्स भी मुझे चाहिए, जिसकी वजह से ये चैनल को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब कमेंट और लाइक से कुछ मोनेटाइजेशन का फ़ायदा नहीं होता, बस एक मोटिवेशन मिलती है। और मेरे लिए मोटिवेशन यही है कि जितने लाइक्स आएंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, वो मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छा करने के लिए।
तो आज का जो एपिसोड है मेरे हिसाब से इसको यहीं पर विराम देना चाहिए, और जल्दी से हम मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।